करके आमंत्रित जो किया गया है उसके पहला जो काम है, जिस काम के लिए जो है प्रतिभावान पिछले सत्र में क्या हुआ था, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको पास होने के लिए जो है हम कैसे पास करवा सकें, इसके लिए जो है आयोजन किया गया था। इस वर्ष जो है उन बच्चों को छोड़ दिया गया, उन बच्चों को जो है बुलाया गया जो बच्चे जो है रेगुलर ऑनलाइन क्लास से संबंधित थे। परीक्षा कोरोना काल में भी वे जो है मोबाइल से अपने किसी शिक्षक के साथ संबद्ध होकर के जो सिलेबस है या जो कोर्स चल रहा है उसमें जो है पढ़ाई किए हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ऑनलाइन क्लास जो है स्कूल के क्लास से बढ़िया था कि खराब था? कोई बताएगा एक जने? ये बहुत बढ़िया था, ऑनलाइन क्लास बहुत बढ़िया था, स्कूल का क्लास गड़बड़ रहता था। मतलब रोज़ बच्चा स्कूल आता है और उस बच्चे को जो है जो शिक्षक पढ़ाता है वो ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण था, या फिर इस वर्ष जो है ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से जो शिक्षा दिया गया वो ज़्यादा बेहतर था? इस पर कोई बच्चा जो है बोलेगा हाँ बदल। कुछ चीज़ों के कारण ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को 3 वाली रिविजन हो गया, हर विषय का 3 हाँ वाली, ठीक। लेकिन कुछ बच्चों को मोबाइल नहीं मिल पा नहीं, कुछ बच्चों का मत अपना बताओ आप, कुछ बच्चे कहाँ हैं उसके बारे में निश्चित करें आप। कोई आपके लिए जो है यह जो समय काल रहा है यह बहुत ही बेहतर समय काल रहा है, इसका कथन है। ठीक है, बैठ जाओ। कोई सहमत नहीं है तो दूसरा आदमी अपना पक्ष रख सकता है कि ये काल जो है बहुत ख़राब था, हम अगर स्कूल जाते तो बढ़िया पढ़ाई करते। ये मोबाइल के चलते हम लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, हम मोबाइल के चलते नहीं पढ़ पाए। यहाँ मैं ये जान सकता हूँ कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इसमें से एक आध या दो बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मोबाइल से या शिक्षक से कनेक्शन में नहीं थे। मतलब बाकी इसमें जितने बच्चे आए हैं सभी विद्यालयों से, सभी बच्चे जो हैं उन शिक्षकों के संपर्क में थे, मतलब विषय से संपर्क में थे। उनका कोरोना काल अपने जगह चल रहा था और पढ़ाई का जो स्तर है वह स्कूल के पढ़ाई से बहुत बेहतर था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जाता है, यहाँ जो बताया जाता है तो स्कूल में उस स्कूल का जो स्तर था वो कमज़ोर था। अब मोबाइल का जो है बड़ा स्ट्रांग था, और उसमें एक फ़ायदा और क्या था कि आप अपने शिक्षक को अगर उस विषय के कमज़ोर ज्ञाता मानते हैं तो दूसरे शिक्षक जिसको आप बहुत अच्छे जानकार मानते हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं। ये छूट आपको दिया गया। जबकि एक विद्यालय में कोई बच्चा भर्ती हो जाता है ना तो उस स्कूल का गणित मास्टर को गणित नहीं आता है बढ़िया, तो उसी के साथ गणित पढ़ेगा। लेकिन इस वर्ष आपको ये छूट दिया गया कि आप जो है किसी दूसरे गणित जो अच्छे जानकार जो शिक्षक है उसके माध्यम से जो है आप सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा। ठीक, इस बात को आप सब लोग मान रहे हैं कि दूसरे साल जो हम रेगुलर स्कूल जाते थे उसके बदले में भी आज की परिस्थिति में हम जो है बेहतर अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, सब मान रहे हैं, सब सहमत हो? बेहतर अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद में हमारे द्वारा जो क्रिया जो आप लोगों को जो है बताया जा रहा है कि आप प्रतिभावान हैं, आप में प्रतिभा है, तो आपके मन में थोड़ा सा भी भाव जग रहा होगा कि वास्तव में हम दूसरे लोगों से थोड़ा सा अच्छे हैं, मतलब कुछ अच्छे जान रहे हैं। इतनी प्रतिभा है, इसको आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आप लोगों के पास प्रतिभा है। ठीक, उस प्रतिभा को निखारने का जो है एक मार्गदर्शन कैंप रखा गया है कि हम लोग जो है स्कूल यहाँ जो बच्चे आए हैं यहाँ लगभग जो है 30 से 45 के संख्या में आए हैं। ऐसे 3 कैंप आयोजन हुआ है। तीनों कैंप में जो है लगभग 100 से ऊपर बच्चे जो है हमारे बीच में आए हैं, उन लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है। उसमें फिर जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा प्रतिभा रखता है उसको भी आगे और हम कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। हिंदी के जो ब्लूप्रिंट जो है उस पर कितने लोगों को पूरा जानकारी है कि ये ब्लूप्रिंट मेरे को याद हो गया है, मैं जान जाती हूँ, मतलब कौन से पार्ट के कितने नंबर आते हैं, कितने किस प्रकार के सवाल होते हैं, ये उसके दिमाग में बैठ गया है। कौन बच्चा ऐसा है जिसके पास 1 इकाई बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा, कुल कितने इकाई? आपके जो ब्लूप्रिंट जिसको बताया जा रहा है, जिसमें आपको जो है शिक्षा पहले नंबर लेना है कि किस पार्ट से कितने नंबर के हमारे लिए सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, तो कितने ठो इकाई है आपके पास? देखिए, सबसे पहला नंबर आपका हो गया गलत। कितना इकाई है? 8 इकाई है। क्यों भाई, सब सहमत हैं? 8 इकाई है आपके पास। ब्लूप्रिंट में कितना विभाजन किया गया है, कितने नंबर से जो है कितने जो है इकाई बनाया गया है? अब छोड़िए, अब इसमें जो है आप घर जाना, उस ब्लूप्रिंट को देख लेना और पाठों के बारे में कितना नंबर का जो सवाल आएगा उस पर जो है आप अच्छे चिंतन मनन कर लेना। ठीक, मैं 1 इकाई के बारे में समय
को ध्यान में रखते हुए एक इकाई के बारे में आपको बताऊंगा। आप जिस इकाई के बारे में बोलेंगे उस इकाई के बारे में कौन से सवाल और किस ढंग से आएंगे उस इकाई के बारे में आपको जो है संक्षेप में बता दूंगा। ठीक है, पहले इकाई बता दूं, सब सहमत हैं? पहले इकाई में प्रकृति चित्रण संबंधित, आप सबको लिखने की जरूरत नहीं है, मस्तिष्क में लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कलम चला रहे हो तो जो है आपको थकावट हो रहा है। आप जो है पहला जो इकाई है, इस इकाई में प्रकृति चित्रण के बारे में बताया गया, प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताया गया है। और इसमें दो जो है पाठ रखे गए हैं। एक पाठ का नाम है नर्मदा उद्गम, ठीक। दूसरा पाठ का नाम है बादल को घेरता है, ठीक। एक लिख दिया नर्मदा और दूसरा लिख दिया बादल। इस पर कोई बच्चा जानता है कितना नंबर का सवाल आएगा दोनों पाठ से? कि दो पाठ से कितने नंबर के सवाल आएंगे ये जानकारी नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। समझिए, आपको जो है बहुत पहले से बताया जा रहा है कि ब्लू प्रिंट समझिए, ये उन पाठों के बारे में समझिए, किस पाठ से कितना नंबर का सवाल आएगा और कौन से तरीके में आएगा। अब देखो इतने सारे में से किसी को मालूम नहीं है कि दो पाठ से कितने नंबर का सवाल आएगा। 8 कितने नंबर का सवाल आएगा? ठीक, 8 नंबर का सवाल आएगा। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव जिसको हम 1 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं वो जो है पूछे जाएंगे आपको। कितने? 2 सवाल पूछा जाएगा, छोटे छोटे। ठीक, अब इसके आगे यहाँ हमारे जो सवाल के क्रम है 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा और 1 नंबर का सवाल होगा। परीक्षा में 1 नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर का सवाल होगा, 3 नंबर का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा और 8 का होगा। तो 8 तो निबंध है और ये पत्र लेखन और पठित गद्यांश, और एक 5 नंबर क्या है? आवेदन पत्र है। ठीक है, चलिए एक जो है ना हिंदी साहित्य के इतिहास पर 5 नंबर है। ठीक है, तो ये जो है इसमें 2 नंबर के कितने सवाल रहेंगे किसी को जानकारी नहीं है? 1। ठीक, 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 1 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे 2। अब तक कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। ठीक है, तो इस 3 नंबर पर 3 नंबर नहीं बचा कितना? 8 नंबर में 5 बचे। कैसे 5 बचेगा? 4 बचा ना भाई। 1 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपको 2 अंक दिए जाएंगे और 2 नंबर के 1 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें 2 नंबर रहेगा। तो अब तक आपका हो गया कितना? 4। अब तीसरा नंबर का ये सवाल है कि वो तीसरा सवाल कितने नंबर का होगा बताइए? 4, क्योंकि 3 नंबर में 1 नंबर हमारा बच जाएगा। 5 नंबर पे जाएंगे तो 1 नंबर हमारा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए चौथा क्रम पर अगर हम जाते हैं तो हमको जो है 4 नंबर का 1 सवाल मिलेगा। ठीक, तो ये 2 पाठ की तैयारी हम ऐसे करें जिससे हमारा ये 2 नंबर का छोटा जो सवाल तैयार हो जाए और ये सवाल जो है आपको मिल जाए। इसमें 2 अंक है तो 2 जवाब देने होंगे छोटे छोटे। ये इस जगह को जो है जान गए, लिस्ट में जान गए 4 नंबर का सवाल आना है दोनों पाठ से। तो कौन बच्चा जो है ऐसा निर्धारित कर सकता है कि उसमें दोनों पाठ मिला के 4 नंबर के सवाल पूछे जाने वाला सवाल कौन सा हो सकता है? प्रश्न और अभ्यास में सारे सवाल दिए रहते हैं कि नहीं? तो आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसको 4 नंबर में हमको देना पड़ जाएगा। 4 नंबर। हाँ बताओ। नर्मदा नदी आपको कैसे खुशहाल कैसे खुशहाल बना सकती है? ठीक, चलिए। सर, बादल गिरते जो कविता है उसका व्याख्या संदर्भ प्रसंग आ सकता है? नहीं, हाँ वो तो अलग है, वो मुद्दा अलग है। सवाल में जैसे मैं पूछ रहा था, जैसे सवाल है हमारे पास, जो सब सवाल दिखाई देना चाहिए कि हमें जो है कौन से सवाल है। देखिए, ये बादल को घिरते देखा कविता नामक पाठ है, कविता है ना, उसमें कितने बात जो है, कितने बात लिखे गए हैं, कितने बात कवि जो है हमारे लिए जो है संदेश के रूप में भेजा है, कितने बात भेजा है? 4। ठीक, 4 बात भेजा है। तो एक आध बात जो है स्पष्ट करके बात बताओ कि एक बात में क्या बताया है। पहले बात उसका क्या है? स्वर्ण कमल। पहले जो हमारा लिए कविता भेजा है उस कविता में कमल को स्वर्णिम कमल क्यों कहा गया है और उस कमल को किस रूप में देखा, कैसे देखा और कैसे माना उसने स्वर्णिम कमल है करके, उसके लिए कविता खत्म। दूसरा, कविता में क्या बिंदु है? उस क्रम के बाद कौन सा क्रम आता है? कवि ने फिर दूसरा स्थान क्या देखा? पहला तो जो है कमल को देखा, दूसरे नंबर में क्या देखा?
मानसरोवर के तालाब में कमल देखा, कमल को स्वर्णिम के रूप में देख लिया, फिर उसके बाद में क्या देखा आपको मालूम नहीं। उस कविता पर जाना, उस कविता में लिखा है उसने हंस को देखा, हंस को विचरण करते हुए देखा, कीट को पतंग खाते हुए देखा, जो भी देखा मतलब हंस के प्रति देखा। तो पहला था कमल पर, दूसरा था हंस पर, और तीसरा नंबर क्या देखा वो चकवा चकवी पक्षी की प्रवृत्ति को देखा। ठीक, फिर चौथा क्या देखा कस्तूरी मृग को देखा। चार वहां पर कविता रखा गया है। चारों कविता के भावार्थ आपके पास होने चाहिए, चारों कविता के अर्थ आपको मालूम है तो यहां से अगर वो पद्यांश के रूप में 4 नंबर दे देता है, ठीक, तो आपको जो है मिल जाएगा। वो 4 बात बताया गया है। पहले नंबर में कमल से संबंधित है, दूसरा नंबर हंस से संबंधित है, तीसरा चकवा चकवी से संबंधित है, चौथा जो है कस्तूरी मृग से संबंधित है। ठीक है, उसमें जो है ये कमल को किस रूप में देखा, चकवा चकी को कैसे देखा, और अगला जो है मृग को कैसे देखा। चारों कविता है। चारों कविता के माध्यम से आपको 4 नंबर की वो कविता का जो भावार्थ है, जो हमारा संदर्भ प्रसंग और जो व्याख्या और विशेष करके हम अगर 4 बिंदु में उसको उत्तर दे देते हैं तो हमको जो है 4 नंबर दिलवा सकता है। तो ये 4 नंबर का सवाल हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर नर्मदा के बारे में जितनी सवाल बना दी गई है, जितने सवाल 5, 6, 7 की संख्या में रखा गया होगा, तो उसका सबसे बड़ा सवाल होगा वो 4 नंबर में किस रूप में रहेगा, कैसा रहेगा, जो हमको 4 नंबर के लायक उत्तर देना रहेगा। छोटे छोटे उत्तर हैं, बनवासी ने ऐसा क्यों कहा, या बनवासी के जीवन में लाभ क्या है नर्मदा का, ऐसे छोटे छोटे उत्तर हम 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, लेकिन बड़ा उत्तर जो है नर्मदा पाठ से क्या देना रहेगा। अभी तक जो 3 से पेपर आए हैं ना, उसमें आपने कोई देखा है कि नर्मदा से ऐसा कोई सवाल पूछा गया है जिस सवाल में जो है 4 नंबर हमको दे सकता है, क्या है? अच्छा, वो 4 नंबर वाला है। ठीक, चलिए 3 नंबर 4 नंबर का हो सकता है, लेकिन वहां पर दिया है कि वो नर्मदा का ये अमरकंटक के क्षेत्र का नैसर्गिक सौंदर्य का जो है चित्रण कीजिए। ठीक, उस प्रकृति के पूरे चित्रण को अगर आप करते हैं, नर्मदा के क्षेत्र की पूरी सार बात अगर आप लिख के भेज देते हैं तो आपको 4 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, तो हम उस पाठ के कौन सा सवाल हमारे लिए 4 में आएगा। हमारे पास इसमें केवल आएगा 2 नंबर का, 4 नंबर का और छोटे छोटे उत्तर आएंगे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे उत्तर आएंगे उसके लिए जो बच्चा पाठ पर पढ़ा है, सुना है ध्यान से, उसमें कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उस बच्चे को जो है ये नंबर मिलेगा। ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। इसके लिए जो है वो आदमी कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, जाना नहीं है तो इसका नंबर नहीं दे सकता। ठीक, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के सवाल किस पाठ से क्या होगा, ये मेरा एक तो संकेत था। नर्मदा वाले पाठ में 4 नंबर का क्या प्रश्न हो सकता है, और बादल को घिरते देखा वाला पाठ में जो है 4 नंबर के लिए जो पद्यांश है उसकी व्याख्या 4 नंबर का हो सकता है, और उसमें जो सवाल होगा वो क्या होगा। बादल को घिरते देखा पाठ में कौन सा ऐसा सवाल होगा जिसमें 4 नंबर हमको जो है दे सकता है। पुस्तक के पीछे में जो प्रश्न अभ्यास है, अभी तक अभ्यास करते करते आ रहे हो, तो आपके पास ऐसा कोई सवाल होगा जिस सवाल में नर्मदा के उस क्षेत्र को नागार्जुन के द्वारा जो चित्रित किया गया है, चारों भाग की व्यवस्था, प्रकृति का कुल चित्रण, मतलब उसने कमल को देखा, उसने जो है वो आगे जो भी देखा, मतलब वहां पर जो जो बात देखा, सारी बातों को अगर पूरे सारांश में एक कहना चाहिए कि उस पाठ के पूरे सार भाग को अगर आप लिखना जान जाते हो तो आपको 4 नंबर देगा। क्या सवाल है बताइए। वनवासियों का जीवन कैसा होगा, वो तो दूसरे पाठ का हो गया। मैं जो है दूसरे एक पाठ में बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा में देखिए 2-2 नंबर का सवाल कैसे होगा। चकवा चकी के मनोभावों का वर्णन कीजिए, कमल को स्वर्णिम कमल क्यों कहते हैं, मृग कस्तूरी मृग क्या कर रही है, कस्तूरी मृग जो है क्या कर रही है, ये 2-2 नंबर के सवाल है। उसके एक एक भाग से अगर निकालता है, कमल के बारे में निकालता है और अगला चकवा चकी के बारे में निकालता है, मृग के बारे में अगर सवाल करता है तो 2 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, क्योंकि वो हिस्सा है और पूरे कवि ने जो चित्रित किया पूरे पाठ में जो जो बात को बताया वो उसको पाठ का जो है 4 नंबर का होगा। तो जो बच्चा कमल को जानता है, हंस को जानता है, चकवा चकी को जानता है मान ली, और उसके बाद में चारों को अगर जान गया है, अब 5वां नंबर का सवाल उसके पास आता है कि ये बादल को घिरते देखा में नागार्जुन ने जो है प्रकृति का चित्रण कैसे किया है। तो आपको अपने मन से जबरदस्ती नहीं लिखना है, उन चारों की घटनाओं को लिखना है।
उन चारों की घटनाओं को लिखोगे तो वही जो है वो आपको दिखाया गया है। और उन चारों की घटना है तो 4 नंबर का हाँ होगा, चारों घटना है तो 4 घटना को लिख रहे हैं, वो चारों घटना आ जाएंगे तो 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा। इसको जो है ये ऐसा जो 8 नंबर जो हुआ, इस पर अगर हम जाएंगे बहुत ज़्यादा आगे, हर पाठ में जाते जाऊंगा तो मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको जो है मेरे हिसाब से आप अपना जो समस्या है, माने जिसको आप बढ़िया नहीं समझ पाए हैं किसी पाठ के बारे में या किसी विधा के बारे में या किसी पत्र लेखन के बारे में या हिंदी साहित्य के बारे में या कोई चीज़ है, जैसे मैं यहाँ ना आपको पत्र लेखन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं बताने वाला। 10वीं पढ़ के अगर आपको प्राचार्य को पत्र लेखन लिखना नहीं आता तो आप पेपर छोड़ के आ जाइए घर, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप 6वीं से लिखे जा रहे हो। 6वीं से लिखते लिखते जो है आप 10वीं तक पहुंच गए। अपने प्राचार्य को एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते या खेलकूद का कोई सामग्री नहीं मांग सकते, या अपनी जो है समस्या है उसको अपने प्राचार्य के पास रख नहीं सकते, तो वो जो है हिंदी में मैंने पास होने योग्य नहीं है। ठीक, अपठित पद्यांश है उसको पढ़ के वहीं जवाब देना रहता है, उस पर भय करने की जरूरतें नहीं है। अपठित गद्यांश तो उसमें एक भय बना दिया जाता है कि इसको पढ़ा नहीं रहता है, इसको पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ाया नहीं जाता है। अरे उसको हम पढ़े लिखे रहते हैं, पहले से हम लोग 8वीं में पढ़े थे, 9वीं में पढ़े थे, 10वीं में पढ़े थे, उन बातों को हम पढ़ लिए रहते हैं, उसको हमारे समक्ष रखता है, उसका जवाब मांगता है केवल। तो वहाँ जो है अपठित गद्यांश में 2 तरीके हैं। एक तरीका होगा एक नंबर का सवाल विभाजन कर देगा। ठीक, एक सवाल ऐसा भी कर सकता है कि इस हमारे अपठित गद्यांश की आप जो है सारांश बना दीजिए, मतलब एक सार अपने तरफ से बना दीजिए। ठीक, शीर्षक दोनों में रहेगा, लेकिन 4 नंबर के बदले में वो 4 नंबर के बदले में सारांश ही आप दे दो तो हम 4 नंबर आपको दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकता है। उसके 2 रूप होंगे। ठीक, आपके पास जो बात जो समस्या के रूप में है कि सर हम जैसे इसको मैं एक दिखाया मॉडल कि 8 नंबर में से 2 नंबर होगा, फिर 1 नंबर होगा, तो आप लोग बता दिए कि 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर के 2 सवाल आपको दिया। एक जो है नर्मदा नदी के जो है जो पूरा नेचर प्रकृति के जो सुंदर है उसका वर्णन करना है। एक बादल वाला जो नागार्जुन वाला पाठ है उसका प्रकृति का जो है जो वैसा भी चित्रण किया उसको बताना है। ऐसा अगर सवाल आता है तो 4 नंबर का होगा, और अगला जो है पद्यांश होगा तो वो भी 4 नंबर का है। ठीक है, एक प्रश्न वो भी है अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध खनन से हाँ, तो ये नर्मदा के बाद आज का जो है वो बाक्साइट वहाँ से निकाला जाता है, खोदा जाता है, वहाँ से जो है आपको कोरबा भेजा जाता है, और वहाँ से इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ से जो है जितनी व्यवस्था को जो है मन खनन करके कोरबा भेजा जा रहा है। ठीक है, वो एक समस्यात्मक व्यवस्था है, उस जगह के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है, तो उस पर आपको जो है विस्तारपूर्ण जो है लिखने के लिए कहेगा, ऐसा आपके पुस्तक में है। ठीक है, तो आपको जैसे 2 सवाल मिलेंगे 1 इकाई से, तो ऐसे कितने इकाई हैं, तो आप तो ये गलत कर रहे हैं ना कि आप इकाई नहीं समझ रहे हैं, इकाई में कौन पार्ट आएगा उसको नहीं समझ रहे हैं। आपको ये पूछूंगा कि सबसे सस्ता और सुंदर इकाई क्या है, कौन सा इकाई सबसे सरल इकाई है हमारे लिए, किस इकाई का जो है सवाल हमसे बनना ही बनना चाहिए, ऐसा पूछूंगा तो बता पाओगे आप? क्या है बताइए? बहुत ही सुंदर, जहाँ से हमको एकदम मुफ्त में सामान मिलने वाला है, कोई ऐसा पाठ है आपके द्वारा बताइए जहाँ का कोई सवाल पूछे तो हर आदमी बता देगा यहाँ का। सर अपनी अपनी बीमारी है। हाँ ठीक, चले अपने अपने बीमारी के पाठ के सवाल तुम बता दो। ऐसा कोई है? लेखक को टैक्स की बीमारी क्यों हुई? नहीं, उसको नहीं। आपको जो है किसी पाठ को अपनी अपनी बीमारी वाला पाठ से कोई सवाल आएगा तो आप बना सकते हो। एक तो पाठ क्लियर हुआ ना, तो ऐसे दूसरा पाठ किसी दूसरे बच्चे के पास होगा, कोई पाठ जो है वो अध्ययन किया है, उसके बाद उस पाठ को जो है पूरी तरीके समझ गया ऐसा नर्मदा को जो पूरा नहीं दे पाओगे। ठीक है, नर्मदा कठिन पाठ में से है, नर्मदा जो है इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, देखिए मैं ऐसे कुछ पाठ हैं, देखो कुछ ऐसे पाठ हैं जिन पाठ में कोई भी सवाल पूछे तो हर बच्चा बता सकता है, ऐसा मैं आपको संकेत दे सकता हूँ। कोई एक ऐसा पाठ होगा जिस पाठ को जो है कोई भी सवाल पूछेगा तो यहाँ जितने बैठे हैं बच्चे सबको बना लेना चाहिए। राइट, मरिया पाठ एक ऐसा पाठ है जिस पाठ को हिंदी जहाँ भी पढ़ाया गया है उस पाठ को पढ़ा दिया गया है तो सारे बच्चे जो हैं मरिया पाठ के सही उत्तर दे सकते हैं। मरिया पाठ में ऐसी कोई बातें नहीं है, समझ गए कि मरिया पाठ जो है हमारे छत्तीसगढ़ी माहौल परिवेश की व्यवस्था है, वहाँ पर जो है वो पाठ लिखा गया है। उस पाठ को जो है हम समझ गए, हम वहाँ से कितने नंबर के सवाल आएंगे तो बहुत कम नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और उस सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब जो है आप अगला कोई सवाल है तो वो उसको कौन जानता है बताइए? हिंदी साहित्य के इतिहास कितने नंबर का आएगा?
5 नंबर का है। ये जो है कितने नंबर का होगा? 5 नंबर में कितने सवाल होंगे? कौन कितने सवाल होंगे? 5 नंबर का अकेला रहेगा कि 2 जने रहेंगे, 3 जन के? 2 रहेगा। चलिए अब 5 नंबर में 2 सवाल पूछे जाएंगे, ये हमारा ब्लूप्रिंट कहता है। ठीक है, 2 सवाल पूछे जाएंगे तो 2 सवाल में कितना कितना नंबर बनेगा? एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। एक 3 नंबर का बनेगा और एक 2 नंबर का बनेगा। अब केवल 2 सवाल पूछेगा। ठीक है, ये पाठ का जो है पुस्तक का अंतिम भाग है। ठीक, इस अंतिम भाग में कोई भी बच्चा अपने से जाके अगर पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो उसके लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन काम इसलिए है कि उसमें ना जो बात है वो साहित्यिक शब्द के साथ है और उसको जो है सरलीकरण करना या सरल भाव से समझना जो है थोड़ा कठिन है। ठीक, तो 5 नंबर को आपको जो है मैं दे रहा हूँ अपने मन से, उसको ऐसे लिख देना और इससे मुक्ति पाके वापस आना है। ठीक है, इसके लिए सरल है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो उसमें से कोई सवाल जानता है, उस सवाल का उत्तर जानता है, ऐसा कोई सवाल है? कितने सवाल होंगे? देखिए इसमें पहला नंबर है, पहला नंबर वीर गाथा काल, सुने हो? ठीक, उसके आगे काल होगा क्या? भक्ति काल। फिर उसके आगे क्या होगा? नीति काल। फिर उसके आगे क्या होगा? आधुनिक काल। ठीक, ये 4 काल हैं। इससे एक सवाल बन सकता है। इन चारों कालों के बारे में एक सवाल जो है आपसे वो कर सकता है। ठीक, तो इसमें से 4 काल में से अगर हम किसी काल को छोड़ दें, थोड़ा किनारा कर दें, 3 को ज्यादा अध्ययन करें तो उसके लिए पहुंच जाएंगे हम आधुनिक। इस काल के बारे में जो है वो सबसे कम पूछने वाला है। ये पूछने वाला है वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, क्योंकि 4 काल में एक पूछना है उसको। 4 काल में एक पूछना है तो सबसे कमजोर है कौन? क्यों? क्योंकि इस काल में वाद शुरू हो गया, इस काल से वाद शुरू हो जाता है। तो ये जो सवाल आएंगे वाद से आएंगे। आधुनिक काल के अंदर में जो वाद बनेंगे, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, उससे एक सवाल आएगा। तो इससे तो एक सवाल बनेगा ही, इसलिए इसे जो है हम ये काल में से काल की समान पर गणना नहीं करेंगे। एक सवाल इसके द्वारा बनेगा जो वाद के रूप में रहेगा। और ये 3 काल हैं, इन तीनों काल से एक सवाल पूछेगा। ठीक है, और उसकी याद करके अपन नहीं जाएंगे, फ्री में जाएंगे और फ्री में लेके आएंगे। ठीक, सब तैयार हो? यस सर। ये जो वीर गाथा काल है इसके बहुत सारे नाम हैं। आदि काल, वीर गाथा काल, चारण काल, अभ्रंश काल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आपको जो है 2 नाम याद रखना है, आदि काल या वीर गाथा काल। आदि काल का मतलब पुराना काल, आदि माने पीछे। ठीक है, और वीर गाथा मतलब वीरों की गाथा कही जाती थी। इसमें जो है राजा युद्ध पर जाता था, राजा युद्ध करने जाता था, दूसरे राजाओं से लड़ता था और लड़के वापस आता था तो एक दरबार लगाता था, आयोजन करता था। वहाँ उसके कवि हुआ करते थे, कवि के बदले में उसको दूसरा नाम दिया गया था चारण या भाट। ठीक, वो लोग जो है राजा की प्रशंसा करते थे। कैसे प्रशंसा करेंगे? प्रशंसा क्या होता है? उसके अच्छे बात, ठीक है, अच्छे बात बताने के लिए प्रशंसा करते थे। तो ऐसे प्रशंसा करते थे कि मानो ऐसा लगता था कि वो कवि वहां पर खड़ा था। ठीक है, सजीव, मतलब एकदम हूबहू जैसा दिखा है या जो देखा है, आंखों देखा जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से वो वर्णन कर देता था। तो पहला नंबर की विशेषता है इसका, क्या मालूम? युद्धों का सजीव चित्रण होता है। किसके द्वारा? उच्चारण या भाव के द्वारा। पहला इसकी विशेषता हो गया, सबको याद। ये काल वीरों का है, उस वीर का जो है प्रशंसा होता था और प्रशंसा करने वाला उसके दरबार में हुआ करता था, दरबारी कवि होते थे लोग। ठीक है, इसमें जो है कौन सा रस रहेगा? तुम लोग चुप रहो ना, दूसरे को बोल रहे हो। वीर रस रहना है। क्यों? क्योंकि वीर हैं लोग, तो वीरता की कहानी बताई जा रही है, तो वहाँ वीर रस पाया जाएगा। दूसरा नंबर है श्रृंगार, क्योंकि वो ऐसे सजाता था, घोड़े पर ऐसा गया, हाथी पर ऐसा गया, वो राजा का मुकुट ऐसा था, उसके श्रृंगार करता था।
इसलिए यहाँ वीर और श्रृंगार रस पाया जाता है। 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर इसका भाषा कैसा था, तो इसके भाषा का एक लिखा गया है डिंगल पिंगल भाषा। ठीक है, तो डिंगल पिंगल का मतलब राजस्थान के क्षेत्र में वीरों का जो है गाथा कही जाती है। तो डिंगल मतलब राजस्थानी भाषा और पिंगल का मतलब ब्रज भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा जो है राजस्थानी और ब्रज की भाषा को बोली जाती थी, ऐसा भी लिख सकता है, उसमें लिखते थे, या डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ करता था। 3 विशेषता हो गया, सब समझ गए तीनों विशेषता। युद्धों का सजीव चित्रण हुआ करता था इस काल में। ठीक है, वीर और श्रृंगार रस पाए जाते हैं, प्रधानता होती है, पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसकी भाषा जो है डिंगल पिंगल भाषा में लिखी जाती थी, कविताएं या जो भी उसके बारे में लिखा जाता। एक काल का 3 विशेषता हो गया। अब भक्ति काल आया, तो इसमें लिखा रहेगा भक्ति काल के 3 विशेषता बताओ, तब लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। खूब लड़ाई हुआ तो एक आदमी जो है जीता, एक आदमी हारा, तो हारने वाला कहाँ जाता है? गुरुजी के पास ना। तो लोग जो है भक्ति के मार्ग में जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ भक्ति भावना की प्रधानता हुई। क्या हुई? भक्ति भावना की प्रधानता जागी लोगों के मन में। यहाँ पर युद्ध चल रहा है ना, उसी मैटर को यहाँ लिखना है, तो भक्ति काल में क्या होगा? भक्ति होगा। तो भक्ति भावना जो है जागृत होने लगी लोगों में। ठीक है, आस्था बढ़ा, भगवान के प्रति जो है समर्पण का भाव आया, ऐसा जो है यहाँ लिख देंगे। दूसरा, इसमें फिर आपको लिखना है कौन सा रस मिलेगा यहाँ भक्ति में? शांत रस मिलेगा भक्ति में। ठीक है, और श्रृंगार भी मिलेगा, क्योंकि भक्ति के लिए जो है ईश्वर को सजाना है, या उसके जो है स्टेज, उसके जो व्यवस्था सबको सजाते हैं, तो श्रृंगार यहाँ भी आ जाएगा। तो श्रृंगार और शांत, पहले था वीर और श्रृंगार, अभी शांत और श्रृंगार। और इस भक्ति में जो भाषा ब्रज और अवधि, ब्रज और अवधि, अवधि भाषा में जो अवध का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के जो अवध का क्षेत्र है उसे अवधि कहा जाता है। इधर हमारे जो सूरदास के द्वारा जो लिखा गया वो ब्रज भाषा है। तो ब्रज और अवधि दोनों भक्तिकालीन कवि हैं। तो यहाँ पर उसमें लिखेंगे ये क्या हो गया? अवधि और ब्रज। और उसका भाषा क्या था? डिंगल। इसका रस क्या निकला है अभी? शांत और श्रृंगार। उसमें कौन सा रस आया? वीर और श्रृंगार। और इसमें एक लाइन लिखना था अपन को कि युद्धों का सजीव चित्रण होता है, इसमें लिखना है भक्ति भावना की ओर जो है, या भक्ति भावना की प्रधानता रही इस समय के लेख में। ठीक, दोनों याद हो गया। तीसरा नंबर आया, अब जो है युद्ध तो बंद हो गया है। ठीक है, भक्ति चल रहा है, भक्ति के साथ में रीति का मतलब नियम। ठीक है, कुछ भक्ति भी और कुछ रीति भी, कुछ नियम भी रहेगा और कुछ भक्ति भी रहेगा। युद्ध तो रहेगा ही नहीं, बहुत दूर चला गया। ठीक है, तो यहाँ भक्ति और रीति की प्रधानता रही है, भक्ति या रीति के अनुसार चलाने लगे, मतलब वो लोग जो कवि लेखक हुए यहाँ पर भक्ति और रीति से संबंधित काव्य लिखने लगे। भक्ति और रीति, आपको घर से लेके जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर सब दिख रहा है, दिख रहा है ना। भक्ति और रीति के काव्य जो है लिखने लगे। यहाँ पर फिर कौन सा रस आएगा? भक्ति और रीति का कविता लिखेगा वीर शांत रस यहाँ मिलेगा। और वीर और शांत रस जो है हम बाहर से लेके नहीं आ रहे, यही था वो। ठीक है, तो वीर और शांत, यहाँ से हमने वीर को ले लिया और यहाँ से शांत, दोनों को वहां डाल दिया, तो क्या हो गया? वीर और शांत रस हो गया। और फिर अंत में इससे आगे सवाल पूछेगा ये रीति वाले, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य होता है। रीति के जो काल है ना, उसको कितने विभागों में विभक्त किया गया है, ऐसा एक सवाल है, ऐसा भी हो सकता है। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, बद्ध, सिद्ध और मुक्त। अब अगर इसमें से और अंदर चला गया पेपर बनाने वाला, तो वो क्या करता है? रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए, रीति सिद्ध कवियों के नाम लिखिए, या रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। ठीक, उसको नामकरण को पूछ देगा। या फिर जो है रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति जो है मुक्त काव्य के बारे में बताइए। तो ये सवाल अगर पूछता है कि रीतिबद्ध क्या है और रीति सिद्ध क्या है और रीति मुक्त क्या है, मुक्त का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। अब बद्ध का मतलब बंध, बंधा हुआ। तो रीति में बंधे हुए जो लक्ष्य ग्रंथों के लक्ष्य करके एक सीमा तक लिखा गया, ये सीमा नहीं था उसमें, मान लीजिए पहले वाला बद्ध में, रीति सिद्ध में सीमा निर्धारित किया गया। ठीक, उससे आगे नहीं जाना है उस सीमा से।
तो ये तीनों के बारे में और तीनों कवियों के नाम बताना है। तो कवि जो आपके बारे में जो कवि हमारे बीच में आए हैं वो रीतिकालीन कवि हैं, उसके जो है पाठ के शीर्षक में पाए जाते हैं, जो मुख्य भाग में लिखे रहते हैं। ये रीतिकालीन है, ये प्रगतिवाद है, ये प्रयोगवाद है। वहाँ से आपको जानकारी चाहिए, या तो फिर कवियों के नाम लिखना है। ठीक है, किसी के नाम कोई जानता है? पिछले सत्र में आया था कि रीति सिद्ध कवियों के नाम बताइए। केशव दास, मतीराम, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ऐसे बहुत सारे नाम उसमें पुस्तक में से आप देख लेना। ये रीतिकालीन कवियों के नाम आपको जो है रखने हैं। और अंत में इसमें फिर पूछेगा इसमें कैसा भाषा चलता था, कौन सा भाषा है? इसमें तो डिंगल पिंगल हुआ, और इसमें जो है भक्ति में ब्रज और अवधि हुआ। अब इस रीतिकाल में कौन सा भाषा आया? ब्रज। ठीक, अब जो है तीनों काल में भाषा मालूम हुआ क्या सबको? क्यों भाई? पहला विशेषता सब तीनों काल की भाषा मालूम हुआ, हो गया ना। पहले वाले में डिंगल पिंगल भाषा, दूसरे वाले में अवधि और ब्रज भाषा, तीसरे वाले में ब्रज भाषा। तो भाषा की जानकारी तो आपने दे दिया उसको। फिर उसमें जो है रस को देना था, तो पहले हमने क्या रस दे दिया? वीर और श्रृंगार। और भक्ति वाला में शांत और श्रृंगार। और वात्सल्य भी लिख सकते हो। ठीक, वात्सल्य रस भी देख सकते हो कि भक्ति काल में जो है वात्सल्य के सूरदास के द्वारा, या जहाँ भी आपको मिलता है यशोदा और कृष्ण के प्रेम में जो है वात्सल्य दिखाई देता है ना, तो ये जो है भक्ति कालीन में वात्सल्य भी लिख सकते हो। तो रस लिखना था, उसके भाषा लिखना था, एक एक विशेषता देना था। तीनों काल जो है हो गए। इससे अगर सवाल पूछेगा तो 3 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये उत्तर जो है अब में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इतने बात अगर समझ गए हो, अगर किसी को जो है तीनों काल में अभी एक बार और बता दीजिए, सर हम थोड़ा सा रुक जा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है हमारा जो है, तो ऐसा है तो बताइए, फिर इस काल को हटा देंगे हम, फिर जो है बाद में चलेंगे। सर रीतिकाल के कवियों का नाम? कवियों के नाम केशव दास, मतीराम, घनानंद, ठीक है, पद्माकर। ठीक है, उसमें जो है आप अलग कर लेना, बद्ध वाले का 3 नाम अलग, सिद्ध वाले का 3 नाम अलग, और मुक्त वाले का 3 नाम अलग। ऐसा भी पूछ सकता है कि काल एक एक ठोक में सिद्ध वाले के 3 नाम बताओ, ऐसा है। ठीक है, तो आप जो है इसको आप लिख सकते हो भक्ति। अच्छा, इसमें एक और सवाल है, भक्ति काल में 2 भाग हुआ। भक्ति काल के 2 भाग हुआ। पहला भाग का नाम निर्गुण, दूसरा का नाम सगुण। निर्गुण का मतलब जिसमें गुण देखा नहीं गया, गुण देखा नहीं गया, उसके गुण को देखा नहीं गया सही रूप पर। ठीक है, सगुण का मतलब उसके गुण को देख देख कर लिखा गया। ठीक है, तो निर्गुण वाले जो हुए फिर 2 जने, एक हुआ कबीर और दूसरा हुआ मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी के नाम से। और एक हुए सगुण वाले में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो आप जो है ये अगर उसके शाखा को पूछता है भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या उत्तर है? 2। दोनों नाम लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा 2। रीति काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। बद्ध रीति, सिद्ध और रीति। ये आप लिख देंगे तो आपको 3 नंबर या 2 नंबर का सवाल रहेगा, वो मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में आधुनिक काल के बारे में अभी तक उसको जो है आधुनिक काल के बदले में, आधुनिक काल के जो है एवज में उसको वाद पूछना है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, ऐसा है। तो उन वादों के बारे में जो है थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जितना भी जरूरत है उतना बता दे रहा हूँ। 3 नंबर का जरूरत है या 2 नंबर का जरूरत है उतना ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला आया छायावाद, दूसरा आया रहस्यवाद, तीसरा आया प्रगतिवाद, चौथा आया प्रयोगवाद, 5वां आया। ठीक, छायावाद का मतलब क्या है? छायावाद कैसा वाद है? छायावाद को कैसे देखते हैं? छायावाद किस रूप में लिखा गया, कैसे लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, किस चीज को लिखा गया? प्रकृति के बातों को जो है लिखा जाना जो है छायावाद है। उस समय जो है कोई अपने ढंग से कुछ नहीं लिखते थे, पर्वत के, नदी नाले, पहाड़ और पेड़ पौधों के बारे में जो है जो चीज़ वो देखते थे उसको लिखते थे।
ठीक है, उसकी सुंदरता का वर्णन करते थे। तो यहाँ जो है केवल आप ये लिख सकते हैं प्रकृति की सुंदरता का या सौंदर्य का वर्णन किया जाता था। पहला नंबर हो गया। ये जो है गलत लग रहा है तो आप दूसरा शब्द ये लिख लेंगे, नारी के साथ प्रकृति के जो है वर्णन मिलता था। नारी के साथ मतलब नहीं कि प्रकृति को उस नारी के साथ में, नारी के सुंदरता के साथ उसको जो है काल्पनिक रूप से व्यवस्थित करते थे। नारी के जैसे बाल हैं वैसे बादल के जो है घन है, मतलब बादल जो है जो है काले रंग का, वैसा वो नारी के बाल के साथ तुलना कर दिया। कभी किसी चीज को जो है आंख के साथ तुलना कर दिया, किसी के सामने जो है कभी मुंह का तुलना कर दिया। तो आप कौन सा लिखना चाहेंगे? सबसे पहला नंबर है प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते थे वो लोग, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते थे। ये बात लिखा गया इसमें, ठीक। अब जो है दूसरा क्या लिखा जाएगा? सबसे शुरू नंबर है, जिस समय मतलब कोई नहीं लिखा करते थे, कोई कुछ नहीं लिखते थे, हिंदी साहित्य का जो है पूरी ढंग से या अच्छा जो है विकास नहीं हुआ, अच्छा नहीं लिख पाते थे, अपने ढंग से नहीं लिखते थे। तो सबसे पहले प्रकृति के सौंदर्य के बारे में लिखेंगे, उसमें नारी के सौंदर्यता का जो है प्रकृति के साथ चित्रण किया जाएगा, ठीक। और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा लिखेंगे। वो लोग मान लेते थे ऐसा, ठीक है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ऐसा 3 बात आप लिख देंगे तो आपका छायावाद हो गया। और दूसरे नंबर में आता है रहस्यवाद। ये है आपके वो भक्ति काल का दूसरा कापी है रहस्यवाद। ये रहस्य से भरा हुआ था, मतलब इसमें रहस्यात्मक किसी चीज पर वो लोग जो है अपने आप को ये मान लेते थे कि यहाँ वो है। जैसे ये ईश्वर मान लिया, अपने कल्पना कर लिया कि इसके द्वारा हमें जो है कोई आस्था और विश्वास की भावना इसमें बढ़ जाती थी और उसमें जो है अलौकिक शक्ति के प्रति जो है जागृत हो जाते थे लोग, ठीक। ये सबसे बढ़िया बात है जिसका नाम है प्रगतिवाद। इसको आपको जानना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रगतिवाद का सवाल जो है आपसे पूछेगा और इसमें जो प्रयोगवाद है वो कमजोरवाद है, ठीक है। ये रहस्यवाद नहीं पूछने वाला है वो, और उसमें जो है प्रगतिवाद को नहीं पूछने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। है कि ये दोनों बात के बदले में छायावाद और प्रगतिवाद जानना जरूरी है। अभी तक के आपके मॉडल पेपर में जो दिए हैं या जो सर लोग बनाए हैं उसमें भी जो है रहस्यवाद और प्रयोगवाद को नहीं पूछ रहे हैं। तो इसका कारण है प्रगतिवाद क्या होता है, प्रगतिवाद जानना जरूरी है। प्रगतिवादी कवियों के बारे में आप पढ़ते हैं, आपके जो पुस्तक आते हैं या जो पुस्तक है 9वीं में 10वीं में 11वीं 12वीं में, उसमें प्रगतिवादी कवियों के जो है हम लोग कविता पढ़ते हैं। प्रगतिवाद क्या चीज़ है? इसमें जो है गरीबों के प्रति सहानुभूति होता है कवि का, गरीबों को उठाने का प्रयास करता है। जो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन बेकार है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, उसमें आत्मबल भरने की भावना रखता है प्रगतिवादी कवि, ठीक है। जैसे आपके 10वीं में एक पाठ है जनतंत्र का जन, उसमें जो है हमारी साहस को भर दिया वो, अब उसका शासन नहीं चलेगा, उसका बात हम मानते नहीं रहेंगे, हम जो है अपने मन से शासन करेंगे, ठीक है। ऐसा ही जो है यहाँ पर प्रगतिवादियों का विचार होता है कि वो गरीबों के जो है प्रति सहानुभूति रखते थे, जो दीन दुखी गरीब हैं और पतित कमजोर है ना, उसके लिए जो है उठाने के प्रयास, आत्मबल भरने की भावना भर देता है वो, ठीक। दूसरा नंबर यथार्थ का चित्रण करते थे। यथार्थ का मतलब सच्चे, सही, एकदम गलत नहीं कि कोई भिखारी है उसका कोई दुखे नहीं है, उस दुख को जो है बता दिया जाए, उसके यथार्थ का चित्रण करते हो, सही चित्रण करते हैं। और यहाँ पर तीसरा नंबर है मानवतावाद का प्रयोग करते हैं। मानव को जो है उसका सही अधिकार मिलना चाहिए, ठीक। मानव जो हैं सब एक समान हैं और सबके पास एक समानता का अधिकार होना चाहिए। ये बात जो है लिखा करते थे कौन? प्रगतिवादी कवि लोग, ठीक। और ये जो है हमारे जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, सूक्ष्म में जो है ईश्वर को देखना, अलौकिक शक्ति को देखना, ये रहस्यवाद की जो है मापदंड है, ठीक। फिर प्रगतिवादी के बाद प्रयोगवाद में गए, तो यहाँ गलत हुआ। क्या मालूम? कवि अपने आप को महान साबित करने लग गया, मैं सब जानता हूँ, ठीक। और अपने मन से जो है गलत कविता का गलत या जो शाब्दिक अर्थ है उससे हट के जो है बड़ी बड़ी बातें जो है लिखने लग गया, मतलब सच्चाई से हट के, यथार्थ से हट करके वो जो है कविता का रचना करने लग गया। सच्ची घटनाओं को छोड़ करके दूसरे घटना में से कोई घटना कहीं से ले लिया, कुछ भी जो है वो प्रयोग कर दिया, उसका नाम हो गया प्रयोगवाद। इस वाद में, हाँ जी, इस वाद में ना वो जो सच्ची है या सत्य है वो जो है अश्लील व्यवस्था या गलत तरीके से जो है पेश किया गया, कवि में प्रयोग किया गया, वो गलत हो गया, ठीक। और ये नई कविता में नई सोच, नई अलंकार, नया शब्दों का जो है प्रयोग मिलने लग गया, तो कहलाया नई कविता। एक लाइन और मैं बता देता हूँ, प्रगतिवाद में जो है ना, आप ये 3 नाम याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला
दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, 3 नाम आएंगे प्रगतिवाद में। और यही जो है फिर दूसरे नंबर पर यहाँ जो आएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह, ये दोनों के लिए आएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर के सवाल जो हैं आपको अगर लगा कि वास्तव में इसको हम नहीं जान रहे थे, कुछ बना सकते हैं, ये 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल हल हो सकता है, तो अच्छी बात है। ठीक, और बाकी फ़ोन नंबर लेके भी कोई भी आदमी संपर्क कर सकता है। इस साल की पढ़ाई जो इतना बेहतरीन है कि अगर किसी को कोई शंका होगा या जानना चाहेगा तो फ़ोन से भी बात कर सकता है। सर अब खाली हैं तो हमको थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है।